अब बेटे कैपेसिटर जो है वो कितनी तेज़ी से चार्ज होगा या कितना स्लोली चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ आर एंड सी। अब यहाँ से देखें ना, ये करंट इधर से रेजिस्टेंस में से गुजर के जा रहा है। अब जो करंट रेजिस्टेंस में से गुजर के जा रहा है तो वो फिर कैपेसिटर तक पहुँच रहा है, उसने फिर कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो मतलब अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को ज़्यादा कर देंगे तो करंट कम हो जाएगा, तो कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी तरह अगर आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ा देंगे तो भी मतलब वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, तो कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वैल्यू तक, अपने मैक्सिमम चार्ज तक देर से पहुंचेगा। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है वो इनकी प्रोडक्ट के साथ आ रहा होता है। तो कैपेसिटर कितनी तेज़ी से या कितनी स्लोली चार्ज होता है ये डिपेंड करता है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ आर सी। और इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है आर सी, इसको हम लोग नाम देते हैं आर सी टाइम कांस्टेंट का। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको देखिएगा। ये जो आर सी टाइम कांस्टेंट है जी, आर सी टाइम कांस्टेंट, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं: द टाइम इन विच कैपेसिटर स्टोर्स 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज। या ये बड़े 63% का मतलब क्या है, और मैक्सिमम चार्ज मतलब कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर करके अपने 100% चार्ज पे चला जाता है ना, मतलब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो 100% चार्ज हो जाता है, तो उस वक्त उसके पास जो चार्ज होता है उसका 63%। अब ये 63% देखिए मैंने लिखा हुआ जी, इसका मतलब ये भी बनता है 0.63 क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज़ द टोटल चार्ज। यानी वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाएगा, या अपने मैक्सिमम चार्ज को 0.63 से मल्टीप्लाई कर लें तो जो चार्ज बनता है, जितने टाइम में कैपेसिटर वो चार्ज अपनी प्लेट्स के ऊपर स्टोर कर लेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, आरसी टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। अब ये इसकी चार्जिंग कर्व है बेटे, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग प्लॉट करते हैं टाइम को, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग प्लॉट करते हैं चार्ज को। ये अगर आप गौर करें तो ये मैंने यहाँ पे क्यू नॉट लिखा हुआ है जो कि मैक्सिमम चार्ज है, ये टाइम जा रहा है, ये टॉ1 या टॉ2। ये जो टाइम कांस्टेंट होता है ना बच्चों, इसको आप इंजीनियरिंग की बुक्स में जाके देखेंगे, हम टॉ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। टॉ जिससे आपने टॉर्क को रिप्रेजेंट किया था, टाइम कांस्टेंट आर सी टाइम कांस्टेंट को हम इसी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हम लिखते हैं जी टॉ इज इक्वल टू आर सी। अब देखें बेटे, दो डिफरेंट कर्व्स यहाँ पे बनाई गई हैं। पहले वाली कर्व देखें जी, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ पे 0 है। पहले वाली कर्व 0 से स्टार्ट हो रही है जी, 0 से स्टार्ट होकर ये ऊपर की तरफ जा रही है। सेकंड कर्व देखें, ये यहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे दोनों कर्व्स का 63% चार्ज बनता है, तो ये मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये वाला जो कैपेसिटर है, अगर आप देखें तो ये अपने 63% तक जल्दी पहुँच गया है, कम टाइम लगा है। ये वाला डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये कम है, जबकि ये जो कर्व है ये जिस कैपेसिटर के लिए बनाई गई है वो अपने 63% तक लेट पहुंचा है। मतलब इस कैपेसिटर की चार्जिंग फास्ट है, इस कैपेसिटर की चार्जिंग लो है। अब जिस कैपेसिटर की चार्जिंग फास्ट है ना, उसके लिए आरसी की वैल्यू कम है, आरसी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम है। जब इसकी वैल्यू कम है बेटे, तो मतलब वो तेज़ी से चार्ज हो रही है, मैंने लिखा है जी स्मॉल आरसी क्विक चार्जिंग। और जिस कैपेसिटर के लिए ये कर्व बनाई गई है उसके लिए आरसी की वैल्यू ज़्यादा है, जब उसके लिए आरसी की वैल्यू लार्ज है तो उसकी चार्जिंग जो है वो क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो ये बेटे हमारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास शुरू वाली डायग्राम थी उसी को देखते हैं। पहले ये हमने गैप 1 को क्लोज़ किया था, अब हम गैप 1 को ओपन कर देते हैं, गैप 2 को क्लोज़ कर देते हैं। अब जैसे बेटे आप लोग गैप 2 को क्लोज़ करेंगे तो ये बैटरी जो है ये सर्किट से आउट हो चुकी है। अब बैटरी सर्किट से आउट, अब कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं हो रही। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इधर से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निकल के आएगा और इस पाथ पे होता हुआ नेगेटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर आ जाएगा। और ये जब नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट को, या इस प्लेट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको आके न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। और ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा, यानी चार्ज तब तक, या करंट उस सर्किट में से तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों प्लेट का चार्ज टोटली न्यूट्रल नहीं हो जाता या ज़ीरो नहीं हो जाता। अब नोट करने वाली बात यह है कि अभी भी जो चार्ज है वो रेजिस्टेंस में से पास करके आ रहा है, गुजर के आ रहा है। तो मतलब कैपेसिटर अभी भी डायरेक्ट या खुद से चार्ज या डिस्चार्ज नहीं हो रहा, बल्कि आर और सी की वैल्यू डिटरमाइन कर रही है कि कैपेसिटर कितना तेज़ी से
या कितना स्लोली जो है वो डिस्चार्ज होगा। तो इसका मतलब कि कैपेसिटर की जो डिस्चार्जिंग की स्पीड है वो भी RC टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही होती है। अब जो डिस्चार्जिंग हो रही है उसका RC टाइम कांस्टेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको देखते हैं। ये जी मैंने लिखा हुआ है द टाइम इन विच अ चार्ज्ड कैपेसिटर लूजेज 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज। यानी कैपेसिटर के ऊपर जितना भी मैक्सिमम चार्ज था वो उसका 63% लूज़ कर देगा। 63% अपना, पहले वो चार्जिंग वाले टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो रहा था और अब वो टाइम जिसमें वो अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% यानी 0.63 ऑफ क्यू नॉट लूज़ कर दे और 37% उसके पास बाकी रह जाए, तो वो टाइम हमारे पास क्या कहलाता है, RC टाइम कांस्टेंट। ठीक है जी। अब ये वाली बात, तो ये वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि RC जो प्रोडक्ट है वो डिटरमाइन करती है कि कैपेसिटर जो है वो कितनी तेज़ी से या कितनी स्लोली डिस्चार्ज होगा। ये डिस्चार्जिंग कर्व्स देखिएगा जी। अब ये क्यू नॉट है, यहाँ से ये कर्व आ रही है इस तरह से, दूसरी कर्व ये आ रही है। अब यहाँ पे 0.37 क्यू नॉट यानी 63% चार्ज लूज़ हो गया, 37% बाकी रह गया। ये वाला जो कैपेसिटर है जी ये जल्दी आ गया, तो मतलब इसकी जो डिस्चार्जिंग है वो फास्ट है, तो RC की वैल्यू स्मॉल है। और ये वाला जो कैपेसिटर है जी ये देख लें, ये इस लेवल तक देर से आ रहा है, तो मतलब RC की वैल्यू लार्ज है और जो डिस्चार्जिंग है वो स्लो है। ठीक है। तो अब ये नोट करने वाली बात है कि चार्जिंग में जो स्मॉल RC था, जो स्मॉल RC थी वो उसकी कर्व ऊपर आती है, डिस्चार्जिंग में स्मॉल RC की कर्व नीचे आ जाती है। ठीक है जी। तो उम्मीद है बेटे ये आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब आगे एग्जाम्पल भी है हमारी बुक में और एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एज अ न्यूमेरिकल भी आ जाता है, प्रूव्ड और MCQ के तौर पर भी पूछा जाता है। मैंने लिख दिया है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ R एंड C इज़ इक्वल टू टाइम्स। हमने प्रूव करना होता है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जो प्रोडक्ट है वो टाइम के इक्वल है। और ये भी पूछा जाता है या वो MCQ में पूछ सकता है कि जी प्रूव करें द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द यूनिट्स ऑफ टाइम्स। ठीक है, यानी R और C के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो टाइम्स के यूनिट्स यानी सेकंड्स बनेंगे, और अगर आप सिंपल R और C को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास टाइम बनेगा। अब ये देखें जी, यहाँ पे मेरे पास ओहम्स लॉ है, मैं ओहम्स लॉ से लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू IR, हम सब लोग इसको जानते हैं, और यहाँ से लिखा जा सकता है जी R इज इक्वल टू V ओवर I, ये आ गया। अब करंट की डेफिनेशन जो चैप्टर नंबर 13 में फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, I इज इक्वल टू Q ओवर T, तो मैं यहाँ पे Q ओवर T पुट करूँगा तो R इज इक्वल टू V ओवर Q ओवर T। T बेटे ऊपर आ जाएगा तो R इज इक्वल टू V क्रॉस T ओवर Q, R इज इक्वल टू V क्रॉस T ओवर Q। यहाँ पे ये देख लें जी, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया हमने। अब इसके बाद ये हमारे पास कैपेसिटर की इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ से हमने C की वैल्यू निकाली, C इज इक्वल टू V इधर आके डिवाइड हो गया Q ओवर V। अब इक्वेशन 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। इक्वेशन 2 हमें बता रही थी R की वैल्यू VT ओवर Q, इक्वेशन 3 हमें बता रही है C की वैल्यू, C इधर आ गया Q ओवर V। अभी बेटे V से कट गया, Q से कट गया, तो R C इज इक्वल टू T, तो प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ R एंड C इज इक्वल टू टाइम्स। इसी तरह ये मैंने लिख दिया है, R रेजिस्टेंस के यूनिट्स होंगे ओहम्स और कैपेसिटेंस के यूनिट्स होंगे फैरड, तो ओहम टाइम्स फैरड इज इक्वल टू सेकेंड्स। तो ये भी लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ टाइम डेट इज सेकेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटे MCQ है, ये वाली जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। उम्मीद है बच्चों आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चों।